प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। प्रणाम करता हूँ आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी को, जो कविता की कहानी पुस्तक समीक्षा के दूसरे भाग में आज उपस्थित हैं। और यह मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कृति पटल पर 1666वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 256वीं शाम। कविता की कहानी, यह पुस्तक बहुत सुंदर इसमें लेखन किया है प्रकाशन तिवारी जी ने। और ये जो पुस्तक है, ये उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा चयनित की गई 2022 में। उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित हुए आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी। बहुत बहुत बधाई तिवारी जी को। और मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ कि जो पहला भाग इसका पढ़ा गया वो 5 अप्रैल को पढ़ा गया। और इसमें बहुत अच्छे संदेश भी लोगों के द्वारा आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है इस तरह से, इस भाग में ये लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इस किताब के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं संक्षिप्त में बता दूं कि पहले भाग को पढ़ करके एक भूपेंद्र सिंह जी की इसमें टिप्पणी आ रही कि बहुत अच्छी किताब तिवारी जी आपने लिखी है। आपका साहित्यिक विचार बहुत अच्छा है। पुस्तक में प्यार की जीत पिघलती ओस, जिनमें एक कम उम्र के बच्चे को घड़ी की शौक के बारे में पाने की इच्छा प्रकट की है। पढ़ने के फायदे के संबंध में व्याख्या की गई है, जिसे पढ़कर बहुत आनंद आया। और भविष्य में भी इसी प्रकार आपके द्वारा रचित पुस्तकें हमें पढ़ने को प्राप्त होंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और कमिटमेंट इसमें है, बहुत ही अच्छी किताब आपको पढ़नी चाहिए और मैंने पढ़ी, बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद तिवारी जी। और एक हयात सिंह जी का भी इसमें लेख है, बिष्ट जी का। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। मैंने पुस्तक पूरी पढ़ी है। और कहानी के बीच में कविताओं का क्रम कहानियों की शोभा बढ़ाती है और कहानियाँ वास्तविकता में मंत्रमुग्ध हो जाती है। और एक मनोज सिंह बिष्ट जी का आता है कि बहुत अच्छी किताब लिखी है आपने, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और इसके साथ ही एक सुमन जी के हैं, बहुत अच्छी किताब है। और इसी क्रम में प्रकाश जी की किताब एक है कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। और नीमा तिवारी जी शायद हैं, बहुत ही सुंदर कहानी है और किताब अवश्य अच्छी होगी। इसी क्रम में एक और जी की मैंने ये किताब पढ़ी है, जो इतनी अच्छी है कि जो देखता है मांग कहने पर भी करता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे एक मित्र ने मुझसे किताब ली है, वापस मांगने पर कहते हैं कि अभी हमारे पूरे परिवार ने नहीं पढ़ी है। और ऐसी एक मनोज जी की इसमें टिप्पणी है कि हमेशा गाइडेंस भी करते हैं। तो इतने छोटे सुंदर कमेंट्स आए हैं इस पहले वाले भाग में। आज दूसरे भाग को हम देखते हैं। और आदरणीय हमारे इस पटल पर दिनेश पांडे जी भी अल्मोड़ा से जुड़ के, बहुत अभिनंदन सर, स्वागत है। आइए प्रकाश तिवारी जी को बिना समय खोए आज हम दूसरे भाग की ओर इस कार्यक्रम को ले जाते हैं। और कविता की कहानी सुंदर पुस्तक पर समीक्षात्मक टिप्पणी विवेचना हमारे इस किताब के लेखक आदरणीय प्रकाश तिवारी जी से मेरा अनुरोध है कि वो इस कार्यक्रम में अपने किताब के दूसरे भाग में आगे के क्रम में जारी रखेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका, प्रणाम है आपको। नमस्कार आदरणीय मोहनचंद जोशी जी और पटल पर उपस्थित दिनेश जी, और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं इसके आज का जो अभी तीन कहानियां मेरी इसमें रह गई हैं, अनमोल उपहार, आंचल की छांव और प्यार की जीत की सारांश में बताने की कोशिश करूंगा। और सर्वप्रथम मंगलाचरण से मैं शुरू करता हूँ। मैं दूसरी किताब से मंगलाचरण मैंने लिखा, उससे शुरू कर देता हूँ। करूं मन माँ सरस्वती का, माँ चरण रज शीश नवाने दो, हंसने सागर माँ का, माँ आशीर्वाद मुझे पा लेने दो। आज की मेरी कहानी है अनमोल उपहार। ये जो कहानी से पहले मैंने इसमें कविता लिखी है, और कविता का रेफरेंस बहुत ही शानदार रेफरेंस कविता का हुआ। जब मैंने ये कविता लिखी तो उस दौरान जो है मैं ऋतुपुर में था।
सदर मुंसिफ के पद पर मैं नियुक्त था वहाँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। तो जिला जज साहब थे वहाँ आदरणीय आलोक कुमार वर्मा जी। तो जब उनका ट्रांसफर हुआ तो उनका ये था कि वो दावत नहीं लेते हैं, साहब का एक अपना दृष्टिकोण था। तो मैंने कहा साहब को कैसे दी जाए, तो साहब को मैंने भेंट की, कविता भेंट की सर उस दिन। तो बड़े खुशी ने बड़ा आशीर्वाद दिया मुझे। आलोक कुमार वर्मा जी आज की तारीख में हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति हैं वो, मान्यवर। तो उनका मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कविता को बड़े स्नेह से स्वीकार किया उन्होंने। जब मैंने कविता दी उनको ना, बोला मेरे लिए लिखी, मैं सर आपके लिए लिखी है। तो इतने गदगद हो गए थे साहब की, और उन्होंने मुझे बोला मेरा आशीर्वाद है आपको, आप जो है सफल रहिएगा और न्यायमूर्ति के पद पर सुशोभित है वो आलोक कुमार वर्मा साहब। अच्छा, इस की जो कहानी है इसमें एक संदर्भ और भी है। ये कहानी मैंने गुस्से में लिखी है। अब गुस्से में कैसे लिखी है, ऐसा हुआ कि मेरा बालक जो है 18-19 साल का था, तो उसके साथ अपने एक दोस्त को लेके वो जो है जागेश्वर मंदिर चले गया बिना मुझे बताए, झूठ बोल के चले गया। मैंने डेट भी लिखी है, 18 जुलाई 2018 की बात है। अब वहां चले गया तो बिना पूछे, और मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल लेके चले गए दोनों जने। वो 18 साल के दो छोटे बच्चे, उनका काठी बंधन ठीक नहीं थी। अब चिंता हो गई। उसके बाद 11 बजे बाद उसका फोन नहीं लगा। अब फोन नहीं लगा तो अब उससे मैं बहुत चिंता हो गई यार। शाम को 5 बजे घर आया, जब घर पहुंचा तो तब उसका मोबाइल लगता, उसका फोन लगाया, मैं बुहारी पहुंच गया। तो मैंने कहा आराम से आओ। इतना गुस्सा आया कि अब उससे मैं गुस्से को पी गया। उससे मैंने 1 हफ्ते बात नहीं की लड़के से, और मैंने गुस्से में ये जो है ये कहानी लिखी। फिर उसको मैंने भी इसकी मम्मी से पहले कहानी पढ़ा, तो इसको तब बात करूंगा मैं, जब सॉरी कहेगा तब बात करूंगा। तो उसने कहानी पढ़ी और उसने फिर जो है सॉरी कहा, और उस दिन के बाद झूठ नहीं बोलता वो, अभी तक तो नहीं बोलता है। एक गुस्से में लिखी मैंने कहानी है। चलिए, ये तो इसका रेफरेंस हो गया कि कहाँ से भाव पैदा हुआ है। अच्छा, अब कहानी क्या है इसमें, कहानी ये है, ये कांडा इंटर कॉलेज को मैंने केंद्र मान रखा है, और इसकी एक खासियत और भी है। कांडा स्कूल में ऐसा हो कि एक बच्चा होता है राकेश, और गरीब घर का होता है, उसे पैसे नहीं होते हैं, उसके पिताजी का नाम है हेमू। तो बागेश्वर में उत्तरायणी मेला चल रहा होता है, तो नौले पे जब जाता है तो गांव के और उसके दोस्त लोग जा रहे होते हैं। पापा से कहता था मैं मेले में जा रहा हूँ। पापा कहता मेरे पास 10 रुपए, यार 10 रुपए क्या मेला होगा। अब घर में वो होती है, उसकी माँ होती है। माँ कहती है यार बच्चे का मन हो रहा तो कहीं से जाओ, फिर कुछ करो। बोला मैं 10 रुपए में कहाँ से जा रही तो माँ मेले में बागेश्वर में लग जा करता मेरा। तो उसकी माँ कहीं से 100 रुपए रखे होते हैं, 100 रुपए ये है, और 2 किलो घी रखा हमने घर में। वो प्रयाग जी कर दिया घी दे देना करके, तो घी दे ला 2 किलो, उनको घी दे देना, और जो है हमारा खर्चा चल जाएगा। बोला ठीक करिए आप, तो चल 110 रुपए लेकर बागेश्वर जाता है। रास्ते में प्रयाग को 2 किलो घी देता है। तो प्रयाग कहते हैं यार क्या घी के पैसे तो पूरे है नहीं यार, 150 रुपए मेरे पास, बाकी पैसे बाद में ले लेना। अब उसके बाद 250 रुपए हो गए। अब 250 में बागेश्वर जाना है आना है, 25 रुपया टिकट है, 100 रुपए तो आने जाने में इसमें लग गए। अब 150 रुपए में क्या लें क्या लें। तो हिमू उससे कहता है यार बेटा ऐसा करते पैदल चलते हैं बागेश्वर, वो लोग तो जा ही रहे हैं पैदल। तो अब वो कहता ठीक है। तो पैदल चलते चलते हिमू जब अपने बेटे को एक कहानी बताता है, यार जब मैं ना 30 साल पहले बागेश्वर आया था तेरे दादा के साथ, तो वहाँ हैप्पी कट फैशन चला, आपने भी देखा होगा हैप्पी कट, जो नीचे चौड़ी होती थी, एक हैप्पी कट फैशन होता था ना, नीचे पैंट चौड़ी होती। आप जोशी ने देखा, आपने देखा नहीं देखा? मैंने देखा है, अमिताभ बच्चन पर। हाँ, से पकड़ा आपने। हाँ। तो बोला यार बेटा जब मैंने 30 साल पहले बागेश्वर आया था ना, दादा के साथ 2 भाई थे। अब हमें एक पैंट पसंद, हैप्पी कट पसंद नया चला हुआ था, पैंट मैंने खरीदनी थी। बड़ी मुश्किल से अब एक पैंट के पैसे तो हो पाए, और 2 पैंट के पैसे नहीं हो पाए, तो पैंट खरीदनी रह गई मेरी। न मैंने खरीदी, मेरे जो है उसने खरीद दिया, वो पैंट वैसी रह गई। तो बेटा उनका होशियार था, उन्होंने कहा पापा तो इतने अभाव में रहे हैं, तो बेटा अपने मैंने बताता कि जो पापा खरीदने गए उसी को मान लूंगा मैं, मतलब दहेज का वो उसका क्या कहते हैं, उसका बैंड जो है मेले की बैंड। तो बागेश्वर जाते हैं घूमते फिरते हैं, तो उसका वो बेटा कहता है, पापा कहते हैं यार तुम क्या खरीदना मेले में। उन्होंने कहा जो आप लेंगे ना मैं उसी पर, आपकी जो आप लेंगे मैं उसी पर संतुष्ट हो जाऊंगा, और आपकी बात का सम्मान रखूंगा। मैं समझना कि मैं उसको नहीं मानूंगा। मतलब लड़का बहुत चालाक होता हो। तो जाते जाते वो दुकान, एक झागू मिस्त्री दुकान होती, झागू की दुकान, भुट्टे की दुकान होती है। वो दुकान में जाता है तो हिमू देखता है, अरे पुरानी पैंट को निकाल तो बाहर। यहाँ उसने मतलब बेटे ने कहा कि यार तुम जो मर्जी कर ले लूंगा। तो
तो पैंट लेता तो झागू फट से देखता, यार 30 साल पैंट पुरानी आदमी ले रहा है यार। वो फिर कहता है यार कि ये पैंट बेटे के लेनी है। पहले उसको संदेह होता है कि बेटा कैसे ले रहा होगा। फिर बाद में वो पैसे वो पैंट खरीद लेते हैं, 130 रुपए में बार्गेनिंग करते हैं, 130 रुपए में खरीद लेते हैं। फिर घर आते हैं वो, तो उसका बेटा पूछता, पापा इस पैंट का रेट कितने पैसे दे सकते थे आप? बोला मैं इसके 155 दे सकता था। बोला कैसे? बोला 130 तो हमारे पास थे ही, और जो अपना जो किराया था 25 रुपए मेरा बचा, उसको मैं पैंट में दे देता और पैदल घर चले जाता। मैं कहीं रास्ते में रुक के तुम बस में बिठा देता, मैं किसी रिश्तेदार में रुक के पैदल घर चले जाता। तो बेटा उसकी बात को एब्जॉर्व करता है। और दूसरे दिन कांटा इंटर कॉलेज में जाता है तो पैंट पहन के जाता है, तो लोग उसका उपवास करते हैं। उसको पता है कि लोग मुझे उपवास करेंगे, लेकिन उसके तो पहले से अपने को सुदृढ़ रहता है वो। उसके बाद वो जब पूरे उसमें कॉलेज में उपवास रहे, पुराने पैंट पहन के आ गया, ऐसा वैसा वैसा हो गया। फिर जो पैंट जाने के बाद जब क्लास में जाता है, तो क्लास में जो मैं संदर्भ सुना देता हूँ उसमें। तो ये जब पैंट देखते ही हम झट से 130 रुपए निकाले जो दे दिया उन्होंने। राकेश जगूत, अच्छा पर यार आज ऐसे जब संदर्भ पढ़ लेता हूँ उसका जरा, तब मजा आएगा। उस बार क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने के बाद पैंट को जो पैंट पहना होता है, तो उसी बच्चे उसका उपवास करते हैं कि पुराने 30 साल पुराने पैंट पहन के आ गया। जब क्लास में जाते क्या होता है, निकता राकेश नहीं देता सामने, चिट्टू मंटू कमलेश को नहीं देख सके। आज पूरे कॉलेज में राकेश की पुराने फैशन की पैंट की बात आग की तरह फैल रही थी। जो भी उसे देखता मुस्की मारकर चल देता था। पूजा कह रही थी, वैसे तो एक कॉलेज टॉपर है, पर इसके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? मेले में 30 साल पुराने फैशन की पैंट ले आया। रुचि कहने लगी, टॉपर है तो कुछ न कुछ बात जरूर है जो इसने यह पुरानी पैंट खरीदी है। टॉपर वैसे ही टॉपर नहीं होता, दिमाग तो उसके पास होता है। निकिता कहने लगी, कहीं नकल करके तो टॉपर नहीं बन गया, कोई बात है क्या? 30 साल पुराने फैशन की पैंट लेके आ गया। दिव्या और नेहा करने लगी, यह तो बाबा आदम के जमाने की पैंट लग रही है। आज लड़कियों के ग्रुप में राकेश की पैंट पर ही हंसी के फव्वारे छूटने लगे थे। लड़कियां कनखियों से राकेश को देखकर खूब मुस्कुरा रही थी। राकेश का उपवास कर रही थी। क्लासरूम में प्रवेश करते ही सभी लोग तिरछी नजर से राकेश को देख रहे थे। क्लास टीचर नरेंद्र सिंह ने क्लास में प्रवेश किया तो उन्हें क्लासरूम में कुछ फुसफुसाहट सी महसूस हुई। आते ही कहने लगे, आज क्या बात है, माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इतने में खज्जू ने कहा, सर जी राकेश की पैंट तो देखिए। गुरुजी ने राकेश को आगे बुलाया, वो भी पैंट देखकर मुस्कुरा दिए। उनके मुस्कुराने पर राकेश के अलावा सारा क्लास खिलखिला उठा। अपने को संयमित करते हुए टीचर ने राकेश से पूछा, पुराने फैशन की पैंट क्यों बनवाई? राकेश ने निर्भीकता से सपाट उत्तर दिया, यह मेरे पिताजी की पसंद है। टीचर, क्या तुम अब इतने बच्चे हो कि पिताजी की पसंद के कपड़े पहनते हो? राकेश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं इस पैंट को उत्तरायण के मेले से लाया हूँ। यह तब का फैशन है जब मेरे पापा मेरी तरह विद्यार्थी थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इस पैंट को खरीद नहीं पाए थे। आज मैंने जो किया शायद कोई नहीं कर पाएगा। आज भी उन्होंने यह पैंट बड़े संघर्ष के बाद खरीदी थी, लेकिन इस पैंट को खरीदने के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी का तेज निखर आया था और उन्हें जो सुकून मिल रहा था, उसको बचाने के लिए इस दुनिया को यह पैंट कितनी ही बुरी क्यों न लगे, तब भी मैं इसी को पहनूंगा। आज जब मैं इस पैंट को पहनकर घर से निकला तो मेरे पापा के अंदर वह लड़कपन छटपटाने लगा था जो आज से 30 वर्ष पहले कभी रहा होगा। मेरे इस पैंट को पहनने में उन्हें जो सुकून मिल रहा था उसका कोई मूल्य नहीं है। आज उनके सुकून में अगर मैं अपना जोश शामिल कर दूं तो मुझे आशा ही नहीं अभी पूर्ण विश्वास है कि इस फैशन को दुनिया की कोई भी ताकत फेल नहीं कर सकती है। इस पुराने फैशन को मैं आज का फैशन बना दूंगा। अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करने का रास्ता उनकी खुशी और सुकून से होकर ही जाता है। मेरे जीवन पथ में मेरे माता पिता का सुकून ही तो मेरी अज्ञात शक्ति है, जो मेरे संघर्षपूर्ण जीवन का छत्र है। मेरे लिए आपके तानों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो मेरे
पिताजी की खुशी और आनंद का है, मैं वही करूंगा जिससे मेरे माता पिता को खुशी मिलेगी। राकेश के जवाब को सुनकर क्लास टीचर नरेंद्र सिंह भी निरुत्तर हो गए और पूरी क्लास शांत हो गई। गुरुजी शांत होकर कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर शांत रहने के बाद राकेश की पीठ थपथपाते हुए बोले, राकेश, तूने आज मुझे मेरा विद्यार्थी जीवन याद दिला दिया। यह हैप्पी कट पैंट मैंने भी कितने संघर्ष के बाद खरीदी थी, आज उसकी याद ताजा हो गई। और वे सभी विद्यार्थियों से कहने लगे कि राकेश की तरह ही सभी को अपने माता पिता के प्रति सदैव आदर भाव बनाए रखना चाहिए, जो उन्हें अपनी ओर से खुशी के अवसर देने का प्रयास करना चाहिए। यह आपके जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। आज की क्लास की घटना के बारे में नरेंद्र जी ने अपने साथ के अन्य टीचर पूरनचंद, शेर सिंह, सेम सिंह, महेंद्र सिंह, चिरंजी लाल, मोहन चंद को भी बताई और यह बात उन्होंने प्रधानाचार्य हयात सिंह जी को भी बताई। कुछ दिन बाद कॉलेज में वार्षिकोत्सव था। राकेश हाई स्कूल का कॉलेज टॉपर था। समारोह में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार राकेश को भी प्रोत्साहन हेतु इनाम दिया गया, लेकिन आज भी राकेश उसी पैंट को पहनकर आया था। इनाम लेते समय क्लास टीचर ने प्रधानाचार्य महोदय के कान में कहा, यह वही पैंट है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। नरेंद्र सिंह द्वारा राकेश के द्वारा क्लास में कही गई सारी बातों को याद कर राकेश की पैंट को गौर से देखने के बाद प्रधानाचार्य हयात सिंह जी ने राकेश को पुनः मंच पर बुलाया और 2 शब्द कहने को कहा। राकेश ने पुनः गुरुजन का सम्मान करते हुए अपनी बात को निम्न पंक्तियों के माध्यम से रखा। जीवन पथ है मेरा अपना, छत्र इसमें जननी का है, अलंकरण है इसमें गुरुजन का, यश अपयश मेरा अपना है, खंडित न होने दूंगा इसको, संघर्ष यूं ही करता जाऊंगा, डरता है मन की मेरी अपनी, कभी विचलित न हो पग मेरा, दुनिया कुछ कहती है तो उससे भी कहते रहने दो, क्यों चिंतित हो उस पर इतना, वह मत उनका अपना अपना है। इस पर सभा में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राकेश के इन शब्दों के साथ प्रधानाचार्य जी ने अपने संबोधन में राकेश की पुरानी पैंट का जिक्र किया। राकेश ने अपने माता पिता के प्रति सम्मान और दृढ़ इच्छा शक्ति को सफलता की कुंजी बताते हुए इसे एक नजीर बताया। राकेश की कविता से पर वे गदगद हो गए और प्रशंसा करने लगे। प्रधानाचार्य जी बड़े ही धीर गंभीर होकर भावुक मन से बोले, राकेश के इस भाव को मेरा आशीर्वाद है। मैं कामना करता हूं कि तुम जहां भी जाओ अपने कर्तव्य के प्रति सदैव ऐसे ही ईमानदार और निष्ठावान बने रहो और अपने जीवन पथ पर कीर्तिमान स्थापित करो। राकेश की कविता को ध्यान से सुनने के बाद प्रधानाचार्य जी के मन में राकेश को पुनः उपहार देने की लालसा जाग उठी। एक बार मंच पर इधर उधर देखा, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि राकेश को दी जाए। प्रधानाचार्य जी ने बंद गले का भूरे रंग का कोट पहना था। सामने वाली बाईं जेब में 2 अजंता की पेन मोतियों से चमक रही थी। उन्होंने अपने जेब से अनमोल अजंता की आसमानी रंग का फाउंटेन पेन निकाला और राकेश को देते हुए कहा, यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। प्रधानाचार्य जी के उस गर्मामयी पेन को छूने का साहस वरिष्ठतम टीचर तक नहीं कर सकते थे। आज उस आसमानी रंग के पेन जिसमें उसे लग रहा था कि इस पेन में नील गगन का ज्ञान छुपा है, वो हाथ में लेते हुए राकेश को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। आज तक के जीवन में इससे मूल्यवान कोई अन्य वस्तु उसे नजर नहीं आ रही थी। इस बालमन के सर्वोच्च उपहार को उसने दोनों हाथ फैलाकर प्रधानाचार्य जी से लिया और दोनों हाथों में उसे समाते हुए हाथ जोड़कर प्रधानाचार्य के चरणों को छूकर अपने माथे पर लगाया। राकेश को नीला रंग पसंद था। उस पेन को हाथ में लेते ही उसे लग रहा था कि इस आसमानी रंग के पेन में इस नीले रंग से कोई अदृश्य प्रकाश की ज्योति आकर उसके हृदय में पहुंचकर निर्मल हृदय के नेत्र खोल रही है। प्रधानाचार्य ने पुनः आचार्य चाणक्य के वाक्यों को उद्धृत करते हुए कहा, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टस्य स्वर्ग है वही, अर्थात जिसका बेटा बस में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी स्वर्ग के समान है। राकेश आज जिला स्तर का अधिकारी है।
उसने यह पेन आज भी अपने बैठक में अलंकरण के रूप में रखा हुआ है। राकेश सबने प्रधानाचार्य जी द्वारा अनमोल उपहार स्वरूप दिए गए पेन का आज भी विशेष अवसरों पर उपयोग करता है। राकेश ने अपने जिले में कार्यभार ग्रहण करते समय ज्वाइनिंग रिपोर्ट पर इसी पेन से का उपयोग करते हुए हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब अगली है आंचल की छांव। ये जरा कहानी लंबी है। बहुत सुंदर। आंचल की छांव ऐसा है कि ये आपने वाचन किया पृष्ठ संख्या 117, 18, 116। जी हाँ, जी हाँ, मैं देख रहा हूँ। जी सर, जी जी सुंदर। जी हाँ, जी हाँ। आंचल की छांव है, इसमें इसकी कहानी का सारांश से बता देता हूँ। एक नंदू होता है, नंदू के घर का आचरण बहुत बढ़िया नहीं होता है। तो उसके नंदू के पिताजी और उसकी माँ कहते हैं कि इसको कहीं अच्छे अच्छे घर जगह भेज दो जहाँ ये पढ़े लिख ले। तो ये अम्बादत जी का घर होता है, अम्बादत जी का। तो उस घर में 20-25 बच्चे होते हैं, मतलब चार पांच परिवारों का जॉइंट फैमिली होती है वो, और बड़े अनुशासित फैमिली होती है, परिवार होता है। तो उसको वहां भेज देते हैं। तो अम्बादत जी घर में उसको भेज दिया जाता है। तो भेजने के बाद वो वहां रहने लग जाता है। तो कुछ दिन में तो ठीक ठाक हो जाता हो, लेकिन उसके मन में बेईमानी का जो बीज था वो खत्म नहीं हुआ होता है। एक बार ऐसा होता है कि दुकान में वो कुछ चंद्रमणि जी होते हैं, कहते हैं यार कि वो तुम दुकान जा रहे हो तो मतलब उससे वहां से हमारा कुछ 2 बेली गुड़ की ला देना। तो उन्हें 50 का नोट देते हैं। तो वो 2 बेली गुड़ के दुकान से ले आओ, दुकान से करें, बाद में हिसाब किताब होता रहेगा हमारा। तो जाते 2 बेली गुड़ ले आते हैं। उसके बाद जो है दुकानदार के जो है 36 रुपए देने होते हैं। तो अगले दिन ऐसा होता है कि नंदू जा रहा होता है दुकान के पूछ के दुकानदार ने 36 रुपए दिया ना, तो कहता 50 का नोट दे देते हैं उसको। वो दुकानदार को 50 रुपए देता है। दुकानदार उसको मतलब 66 रुपए वापस कर देता है। नंदू समझ गया कि 50 का नोट 100 का समझ लिया। अब उसने 16 रुपए तो घर दे दिया और 50 रुपए छिपा दिए अपने, क्योंकि मन में बेईमानी का बीज था। अब उसने पैसे तो रख लिया, उसको पैसे पचाए कैसे है वो, जबकि उस घर में अनुशासित जो लीलावती घर की होती है, लीलावती वो सब बच्चों को कमांड करती, कौन बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसका मनोवृत्ति सब चेक कर रही होती है। उसमें संदेह हो जाता है उसको कि गड़बड़ कर रहा करके। फिर बाद में कांडा की समस्या घटना बना रखी मैंने। तो कांडा जाते हैं तो वो दुकानदार को पता चलता है। दुकानदार कहता है कि उसके बाद जो वहां कांडा जाता है तो वो 50 रुपए खर्च करना चाहता है। अब तो वो 3 रुपए की टॉफी लेता है, उसमें 3-4 रुपए खर्च करता है, 4 रुपए खर्च करना चाहता है। दुकानदार कहता है बाद में दे देना यार, 4 रुपए थे तुम्हारे में टूटे नहीं मेरे पास अभी। बाद में परिवार वाले वहां जाते हैं सामान खरीदने के लिए। तो कहता 4 रुपए नंदू उधार ले गया था। बोला उधार क्यों ले गया हो? बोला पता नहीं, कोई बात नहीं, 4 रुपए दे। अब वो लीलावती कहती उसने उधार क्यों लाया दुकान से भाई? तो गलत बात दे रही है। घर आती कहती उधार क्यों लाया? तो उधार क्या होने का, उसने तो 50 का नोट है, उधार कहाँ? 50 रुपए इसके बाद तो पकड़ में आ जाता। बाद में पकड़ में आने के बाद फिर उसका पूरी फैमिली मीटिंग होती है। तो उसके बाद अब उसको पनिशमेंट बाद में कहते हैं कि 50 रुपए में से अगली बार जो मीटिंग होती है घर में, वो कहते हैं यार इसको दूसरे दिन उसका विश्वास तो नहीं रहा। वो उसका जो सीनियर होता है महेश से कहता है तू साथ में जाना और नंदू 50 वापस करेगा, दुकानदार सॉरी कहेगा। वो 50 वापस करके आता है। अब उसको पनिशमेंट देना है। अब पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा? अब पनिशमेंट के लिए कोई आचार्य जी हमारे, वो घर ऐसा घर होता है कि वहाँ लोग संभ्रांत लोग ऐसे आते जाते रहते हैं, अच्छे संपन्न घर होता है। तो वहाँ पर इस पंडित जी भी आते हैं। पंडित जी ज्ञान की बात भी करते हैं। फिर वो जो परिवार न्यायालय की मीटिंग होती है भाई इसको पनिशमेंट क्या देना है, तो उस मीटिंग का जरा मैं संदर्भ दे दूंगा आपको। आचार्य जी ने कहा कि बोले सभी लोग हैं। आचार्य जी बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? मुखिया ने संदेशा भिजवाया कि रसोई वालों से कह दो कि आज आचार्य जी आए, खीर बना लेना। कुशल सेन के बाद अम्बादत जी बोले मान्यवर आज मैं फेल हो गया हूँ। आचार्य जी बोले क्यों ऐसी बात कर रहे हो? तुम ही तो इस घर की डोर हो, जो इन मोतियों को एक किए हो। इस माला को टूटने मत देना। आखिर क्या हुआ? अम्बादत जी बड़े ही मरे मन से कहा आज हमारे परिवार का एक बच्चा बेईमान हो गया है। उन्होंने सारी कहानी सुना डाली। आचार्य जी ने समझाया बच्चा है, पहला अपराध है, माफ किया जा सकता है। इस उम्र के बच्चों के साथ ज्यादा मारधार से काम नहीं चलता। उनके मन में डर रहना चाहिए, इतना काफी होता है।
लेकिन कोई भी व्यक्ति जितना प्यार के प्रभाव से परिवर्तित होता है उतना मारपीट से नहीं होता है। इसे तो प्यार से समझाना होगा और इसकी विकृत हो रही मनोवृत्ति की दिशा को परिवर्तित करना होगा। आपका घर तो इतना अनुशासित है, इस प्रकार की विकृति क्यों आई, इस पर विचार करना होगा। बच्चों के मामले में लीलावती का दृष्टिकोण हमेशा सार्थक रहा है। इस तरह एक सकारात्मक वातावरण में सत्संग संपन्न हुआ। इसके बाद जब कोई समस्या किसी घर पर आती तो सभी को विचार रखने का अवसर मिलता था। इस प्रकार न्यायपीठ घर की अदालत में परिवार के सभी लोग सदस्य थे। मुखिया ने पारिवारिक सभा में कहा, हाँ बताओ नंदू को क्या सजा मिलनी चाहिए? घर का हर सदस्य अपना मत रख सकता है। माधुरी बोली, इसे अपने घर वापस भेज दो, यह हमारे घर के योग्य नहीं है। चमेली बोली, इसे 3 दिन तक खाना न दिया जाए। लीलावती बोली, 3 दिन तो ज्यादा हो जाएगा, आज शाम का खाना न दिया जाए। बिज्जू बोली, नंदू को खीर पसंद है, इसे आज खीर न दी जाए। शंकर बोला, यह बिना घी की रोटी नहीं खाता है, इसे आज चुपड़ी रोटी न दी जाए। लेकिन आचार्य जी कह चुके थे कि पहला अपराध है, माफ कर दिया जाए। अंबादत्त जी बोले, जो चीफ जस्टिस थे वहां गए, इसको आवाज तो कराना होगा, अन्यथा यह फिर अपराध करेगा। अब क्या निर्णय आता सुनेगा। बिज्जू और शंकर जो सबसे छोटे हैं परिवार में, बिज्जू और शंकर के न्याय निर्णय पर सभी ने सहमत दे दी। नंदू का दंड आज भोजन में खीर न दी जाए और रोटी बिना घी की दी जाए, यह तय हुआ। यह पूर्ण पीठ व घर की अदालत का निर्णय था। इसकी अपील भी नहीं थी। लोक अदालत में अपील भी नहीं होती है। फिर वहां जहां स्वयं स्वीकारोक्ति दी थी, इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। रसोई में आज नंदू को खीर नहीं मिली और रोटी बिना घी की मिली। ठीक है। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने लगे। बच्चों ने नंदू का बहिष्कार कर दिया था। उससे कोई बोलना पसंद नहीं कर रहा था। 2 सिद्ध सजा याफ्ता अभियुक्त की पहली रात बहुत कष्टदायक रही। सभी लोग नंदू से बात करने के लिए कतरा रहे थे। उसे सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। भले उसे इस घर में सभी बच्चों के समान अधिकार और सम्मान मिल रहा था, इस प्रकरण के बाद नंदू ने उसे खो दिया। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। जिस सम्मान को प्राप्त करने में उसे इतना समय लगा था, आज एक ही झटके में गायब हो गया। और लीलावती को नींद नहीं आ रही थी। लीलावती जानती थी कि नंदू के अंदर संस्कार नहीं है, फिर भी उसने उसे इस घर में रखने की सहमति दी थी। माधुरी ने भी लीलावती पर ही विश्वास व्यक्त किया था। इसी विश्वास के कारण ही नंदू इस घर में रह पाया। आज लीलावती को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता लग रही थी। उसे लगा कि परिवार के आचरण एवं विचारधारा के अनुरूप नंदू क्यों नहीं चल रहा है। नंदू को इस घर में रहते हुए इतना समय हो गया, लेकिन उसकी मनोवृत्ति आज भी अपने पुराने घर के अनुरूप ही थी। उसके घर में तो हर कोई अपने अपने मन का काम करता था। उसकी माँ कहीं जा रही होती थी तो पति से पूछने की जरूरत ही नहीं समझती थी। रेवादत्त तो सुबह ही काम पर चले जाते। उसकी पत्नी घंटों बतियाती रहती। घर में खाना बना कि नहीं कोई चिंता नहीं, बन गया तो ठीक है, नहीं बनवाया तब भी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार नंदू की आदत भी इन्हीं के कारण इस प्रकार की बन गई थी। जहां मर्जी चला जाए, कभी खाना खाते समय घर आ गया तो ठीक है, बिना खाए ही है तो तब भी कोई बात नहीं। कोई अनुशासित जीवन नहीं था। इसी कारण आज नंदू के मन में भी जो अच्छा लगा वही उसने किया। इसीलिए उसे किसी के विचार विमर्श करना उपयुक्त नहीं लगा था। ज्यादातर आचरण बच्चे अपने माता पिता से बिना बताए सीखते हैं। सभी बच्चे गहरी नींद में सो गए। नंदू अभी भी किनारे बैठा ही था। लीलावती आवाज लगाई, ओ नंदू क्यों सोया क्यों नहीं? नंदू ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर का तिरस्कार उसे बहुत कष्ट दे रहा था। लीलावती पुनः बोले, नंदू इधर आओ। नंदू आकर सामने खड़ा हो गया। लीलावती ने स्नेहित शब्दों में कहा, जो होना था हो गया, कोई बात नहीं, रुपए तूने वापस तो कर दिए हैं। नंदू को बड़ी राहत मिली। उसे लगा आज कोई तो है जो उसके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है। नंदू का गला भराया, रोते हुए बोला, ताई गलती हो गई। लीलावती ने उसका सिर अपने आंचल से ढकते हुए उसे अपने हृदय से लगा लिया। नंदू की आंखों में जलधारा बहने लगी। लीलावती बोली, इन आंसुओं को निकल जाने दो और इन आंसुओं में अपनी बेईमानी को बह जाने दो, इन्हें मत रोको। यह कहते हुए लीलावती ने उसके आंचल से उसके आंसू पोंछ दिए।
जब आंसू का निकलना बंद हुआ, लीलावती ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नंदू इसमें सिर्फ तुम्हारा ही दोष नहीं है, इसमें तुम्हारे माता पिता का भी दोष है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने कभी भी तुमको आचरण की सभ्यता का पाठ नहीं सिखाया। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाया। अंतःकरण शुद्ध न होने से तुम्हारा विवेक शून्य हो गया। जिस प्रकार तुम्हारे जिस कारण तुम्हारे मन में बेईमानी का भाव पैदा हुआ, यह बेईमानी के कारण आज तुमको अपमान एवं सार्वजनिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा है। अगर तुम्हें लगता है कि बेईमानी अच्छी चीज नहीं है तो तुमको मन में दृढ़ता लानी होगी कि भविष्य में बेईमानी नहीं करूंगा। इस बेईमानी के भाव को हमेशा ही मन से त्यागना होगा। बेईमानी के भाव को त्यागने से तुम्हारा विवेक सजग रहेगा और तुम्हें समाज में हमेशा सम्मान मिलेगा। तुमको लगता है कि मेरी बात सही है तो इस पर विचार करने के बाद कि भविष्य में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, तब तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि मैं आज के बाद बेईमानी नहीं करूंगा। आंसू के निकल जाने के बाद नंदू का मन हल्का हो गया। वह बोला, ताई मुझसे विश्वास करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद बेईमानी नहीं करूंगा। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि वो कालांतर में वो सरकारी वकील बन जाता है नंदू। तो बिज्जू की शादी हो जाती है, तो बिज्जू जो होती है उसका तब ये बड़ी हो जाती है, उसके बच्चे अच्छे हो जाते हैं। तो कोई बिज्जू बड़े सामाजिक कार्यकर्ता होती है महिला, तो कुछ उसके पास जाते हैं आगे नंदू से। वो अब नंदू का मुकदमा फंसा था 420 का। नंदू तो सरकारी वकील है। जो बिरजू का जो साथ के जो थे कोई महिला, उसका आदमी वो जेल में बंद था। तो वो नंदू उसे वकील साहब कहते हैं कि सरकारी वकील अपना काम कुछ ढीला कर देगा तो एक मुकदमा तुम्हें जमानत हो सकती है। तो बिरजू उसके पास जाती, बिरजू कहते मैं उससे कहूंगी कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जा सकते हो। बिरजू को शक होता था कि यार वो ईमानदार है बेईमान रहा। तो बिरजू वहां जाती है उसके पास, तो उसको भी डांट देता है। तो इसके बाद क्या होता है, जब बिरजू वहां जाती है उसके बाद विजय लक्ष्मी को समझ देने लगी, उसका आना खाली हुआ। उस दिन अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र बहस होनी थी। तो जब वो लच्छू कहता है कि यार विजय लक्ष्मी तुम मेरे साथ चलो, वहां रात भर में बहस होनी है। लच्छू, शांति और विजय लक्ष्मी सभी जमानत के पर बहस सुनने के लिए अदालत पहुंच गए। अदालत में 11:30 बजे के बाद धर्मा के मुकदमे का नंबर आया। धर्मा की ओर से 2-3 वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहस की। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ 8-10 नौसिख अधिवक्ता भी थे। यह चर्चित मुकदमा था। अच्छा, सरकारी वकील साहब ने अपना पक्ष रखा, इसमें कोई भी बात न छूट जाए इसके लिए उन्होंने पहले से नोट्स बनाए थे। धर्मा के वकील साहब ने अपने तर्क रखे। जज साहब ने दोनों की बात सुनने के बाद धर्मा की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी। जब वो खारिज कर देती है तो फिर वो नंदू उससे कहता है तो शाम को कभी घर मिलने आना। तो अगले संडे को फिर घर मिलने चली जाती है, क्योंकि वो पुराना बचपन में साथ रहे होते हैं। तो ये जब उनकी मुलाकात होती है, मुलाकात कैसी होती है, मुलाकात के मैं बता देता हूँ आपको। फिर जो बोली कुशल बाद, नंदू की पत्नी चाय के साथ भीगे चावलों की चावल घी में भूनकर बनाई स्वादिष्ट खीर लेकर आई थी। खीर का पहला चम्मच मुंह में डालते ही बिज्जू बोली, दीदी तुम्हें कैसे पता कि मेरा प्रिय भोजन है? नंदू की पत्नी बोली, मेरे पतिदेव ने मुझे बताया कि तुम्हें यह अति प्रिय है। खीर खाते खाते एक बार तो नंदू और बिजू अपने बाल्यकाल में पहुंच गए। नंदू बोला, तुम्हें याद है जब एक बार एक लड़के ने तुमसे कुछ कहा तो मैंने उसे कैसे धुनाई की थी? उसे पता ही नहीं चला कि किस बात की मार पड़ रही है। जब उसे बाद में पता चला कि तुम मेरी बहन हो तो उसने सब लड़कों के सामने मुझसे माफी मांगी थी। इस बात स्नेह की समृद्धियों में बिरजू की आंखें डबडबा गई, मानो वो अंतर मन से स्नेह का बुलबुला उठकर पलकों पर रुक गया हो। वह कुछ समय के लिए मौन होकर एकटक, अरे क्या हो गया? वह कुछ समय के लिए मौन होकर एकटक नंदू को निहारती। नंदू अपनी कहानी सुना दी। नंदू बोला, मेरे जीवन में रास्ते में तुम्हारा घर जिसे मैं हमेशा अपना घर कहता हूँ नहीं आया होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। मेरी तो उस मंदिर रूपी घर ने मनोवृत्ति बदल दी। मैं तो अपने जीवन में भटक गया था। मैं अपने घर में हमारा निठल्ला और अपराधी प्रवृत्ति को जा चुका था। उस घर में ने मेरे जीवन का जो मार्गदर्शन किया वो मेरे जीवन का आधार बना। तुम्हें याद है
जिस दिन मैं दोष सिद्ध हुआ था उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात में लीलावती मुझे देखने आई। मैं उनके आंचल की छांव में बहुत रोया था। जब मैं अपराधी सिद्ध होने पर अंदर से टूट गया, मुझे अपना जीवन नकारा लगने लगा। आप लोगों के तिरस्कार और आत्मग्लानि ने कारण मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था। लीलाताई ने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तेरी बेईमानी इन आंसू के रूप में बह गई है। उसके बाद बातें बताते नंदू का गला भराया। आगे वो कुछ न कर सका। नंदू की पत्नी ने आज नंदू का जो रूप देखा, वो भी अपने आप में सोचने लगी कि आर्थिक तंगी के समय जब कि वो नंदू पर झल्लाती थी, शायद वो उसकी गलती थी। अंतर मन में एक ज्योति प्रस्फुटित होने लगी। कुछ देर शांत रहने के बाद मानो रात्रि के अंधकार को पछाड़ती हुई भोर की उत्सुक नवल किरण माँ सरस्वती को साथ लिए अंतर मन को छूने आतुर होकर निकल पड़ी। नंदू फिर बोला, माँ सरस्वती ने उस घर के बारे में मुझे अनुभूति कराई है। मेरी कलम ने उसे ये शब्द दिए हैं। यह कहते हुए नंदू ने अपनी डायरी से एक लिखा हुआ कागज निकाला जो बिज्जू को दिया, जो इस प्रकार था। इसमें कहानी का पूरा सारांश है। सूर्योदय का हिमका दर्शन पूर्वाभिमुख हमारा घर है। यह तेरा नहीं मेरा नहीं, यह सबका अपना घर है। छू रहा बाल मन का प्रकाश अंतः मन के समृद्धि भोर को। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला छू रही नील गगन छोर को। श्वेतांबर आभूषण तेरा इस भारत माँ के ललाट का। निर्भय खड़ा हिमालय उत्तर में लिए संकल्प रक्षा कपाट का। इन्हीं उच्च वादियों में बसा मेरे बचपन का एक घर है। मिट्टी पत्थर लकड़ी निर्मित वह हम सबका अपना घर है। गोठ में गाय बकरी और भैंस खोली देरी कुत्ते का घर है। छज्जे के ऊपर ही घरौंदे पर नन्ही सी गौरैया का घर है। नाम चाक दिया है इसको सभागार आगंतुक घर है। अंदर में जनानी का घर जो एकता की डोरों का घर है। सूर्योदय का हिमालय दर्शन पूर्वाभिमुख हमारा घर है। यह तेरा नहीं मेरा नहीं, हम सबका अपना घर है। इस अपने घर की केंद्र बिंदु एक अनपढ़ मुखिया दादी है। फैली शाखाएं चहुं जड़ शाखाओं की दादी है। नीति निर्माता मुखिया दादी आचरण का पाठ सिखलाती, देती सम्मान आगंतुक को बाल हट चुटकी में पिघलाती। एक नहीं अनेकों रिश्तों का हम सबका यह अपना घर है। दादा दादी चाचा चाची ये रिश्तों का अपना घर है। भाई बहने ताऊ ताई भाभी बुआ रिश्तों का घर है। नीति निर्माताओं का चिंतन आचरण सभ्यता का घर है। निर्मल प्रेम और स्नेह है इसमें, मर्यादा अंकुश है जिसमें। दादी का सम्मान बहुत है, सब रिश्तों की आन बहुत है। आए कोई खुशी इस घर में यूं एक उत्सव बन जाता है। दिख जाए तनिक कष्ट किसी को सब लोगों में बढ़ जाता है। नहीं अकेला कोई घर में, घर की मर्यादा का घर है। बाबू को दादी का भय है, रिश्तों का अपना आशय है। बच्चों को किलकारी का घर दादी के किस्से कहानी में चों चों करती गौरैया के अपने मन की मनमानी है। गाय भैंस के जन्मोत्सव पर देखो खुशियों की बहार है। धिनाली पूर्ण करे घर को बच्चों का यही हार है। सूर्योदय का हिमका दर्शन पूर्वाभिमुख हमारा घर है। भरत नंदन सुनो अब साथी, ये हम सबका अपना घर है। एक हफ्ता पर बिज्जू भाव हो जाती है और बोली, क्या तुझे पता लीलाताई इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद एक जगह मैंने लिख रहा है न्यायालय में जो जजमेंट करते हैं ना, किस आधार पर जजमेंट करते हैं जज लोग, जजमेंट किस बेस पर करते हैं, उसको मैंने एक संदर्भित किया है इसमें। बिजू मैं तुम्हें आज एक बात बता रहा हूँ, यह बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। उस दिन जब मैं अपराधी सिद्ध हुआ, मेरे इस सिर पर लीलावती ताई ने अपना हाथ रखकर अपने आंचल से मुझे ढक दिया था। मेरे आंसू ने लीलाताई के चरणों को धोकर मेरी बेईमानी को अपने चरण कमलों में हमेशा के लिए दबाकर मेरे अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। जब मैं लीलाताई के आंचल से बाहर निकला, तब आंचल से शिव नंदू बाहर आया। मेरी बेईमानी उन आंसू मैं बहकर लीलाताई के चरण कमलों में ऐसी दबी कि दोबारा उठने का आज तक साहस नहीं कर सकी। लीलाताई के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। फिर से बिज्जू बोली, तुझे लग रहा होगा कि मैं धर्मा की पैरवी के लिए न्यायालय आई थी, लेकिन मैं आज वास्तव में तुम्हारी बात सुनने के उद्देश्य से न्यायालय आई थी। तुम्हारी बेईमानी की घटना के बाद दूसरे दिन लीलाताई ने मुझसे कहा था कि अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा नंदू बेईमानी नहीं करेगा। तुम लोग उसका तिरस्कार मत करना, लेकिन मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा वाली बात याद नहीं थी। मेरे मन में तुम्हारी बेईमानी के प्रति माननीय न्यायालय में तुम्हारी बहस सुनने तक शक था। उस दिन जिला जज साहब की खचाखच भरे न्यायालय में, जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान सिद्धांतों एवं तर्कों एवं विश्लेषण के आधार पर न्याय दर्शन प्रतिपादित किया जाता है, वहां तुम्हारे द्वारा की जा रही बहस एवं तर्कों से ऐसा लग रहा था मानो अलकनंदा नदी के वेग को रोकना नामुमकिन है।
सिर्फ तुम्हारी आवाज गूंज रही थी। तुम्हारे द्वारा शालीनता एवं सम्मान पूर्वक अपनी बात व तर्कों को आत्मविश्वास और दृढ़ता से न्यायालय के समक्ष रखना और उन तर्कों को माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था से समर्थन करना। तुम्हारी वाणी के धारा प्रभाव में माँ सरस्वती के दर्शन हो रहे थे। मैं न जाने मेरा शक एक पुराने तिनके की तरह कब बह गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे आज तुम्हारी बहन होने पर गर्व हो रहा है। मेरा अंतःकरण प्रसन्न और प्रफुल्लित होकर उस सम्मानित और शक्ति संपन्न न्याय के दरबार में अपने भाई नंदू के प्रति मोहित होकर उज्जवल भविष्य की कामना करने लगा था। अब मेरे मन में तुम्हारी बेईमानी के प्रति कोई शक नहीं है। तुम निर्भीक और परिपक्व हो गए हो। नंदू हिमालय की तरह दृढ़, शांत और निर्भीक प्यार और सम्मान से बिज्जू को निहारता रहा, मानो अपने चितवन में हिमालय के श्वेत निर्मल हिम की तरह जल के वेग को रोके हुए हो। बिज्जू उस हिमालय के दर्शन कर अपने को कृतार्थ समझ रही थी, मानो पर्यटक लंबी यात्रा और अंतर्मन में अभिलाषा संजोए हुए हिमालय दर्शन कर संतुष्टि का आभास कर रहा हो। इसमें उसके उबड़ खाबड़ उतार चढ़ाव वाले रास्तों पर मीलों पैदल चलने की थकान भी गायब हो गई हो। बिरजू पुनः बोली, आज लीलाताई इस लोक में नहीं है। अगर लीलाताई जिंदा होती, अपने नंदू को बहस करते हुए देखती तो वह बहुत खुश होती और तुमको पुनः सफल जीवन का आशीर्वाद देती। लेकिन वह जिस भी लोक में है, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह अपना आंचल आसमान की तरह इतना फैलाए कि तुम्हें उसकी हमेशा छांव मिलती रहे। तुम्हारा प्रतिज्ञा का स्तंभ इतना मजबूत बना रहे कि दुनिया का कोई भी शस्त्र उसे भेज न सके, और तुम्हारा आदर्श इस समाज में विचलित हो रहे नौजवानों का प्रतिनिधित्व कर उनको आदर्श और निर्भीक बनने में मदद करे। अपने भाई नंदू को प्रति मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, पेज नंबर 155 पढ़ा आपने। ठीक है, अब इसमें आखिरी कहानी है प्यार की जीत। ठीक है, अब ये टाइम आई। प्यार की जीत की कहानी है कि दो भाइयों का झगड़ा हो जाता है, किसी जमीन संबंधी झगड़ा होता है। तो एक उसमें मोहन सिंह होता है, एक प्रताप सिंह होता है। प्रताप सिंह छोटा भाई था, मोहन सिंह बड़ा भाई होता है। प्रताप सिंह नंबर 1 का शराबी भी होता है। तो प्रताप सिंह झगड़ा करता है, मोहन जमीन के बाद झगड़ा करता है मोहन सिंह से, और कितने मुकदमेबाजी वो इधर उधर अदालतों के चक्कर लगाता रहता है। तो बाद में जो है प्रताप सिंह जो है अपने भतीजे पे वार कर देता है। जगतार सिंह होता है उसका भतीजा, उसको वार करता है। तो जगतार सिंह उसका वार का जवाब नहीं देता है, मार खाता रहता हो। जगतार सिंह के पीछे वकील साहब होते हैं देवेंद्र बहुत ही अच्छे किस्म के वकील और बड़े आदर्श वकील होते हैं, जबकि उन्हें प्रैक्टिस छोड़ दी होती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद कर रहे होते हैं। उसके पीछे जो होते हैं देवेंद्र सिंह वकील साहब होते हैं। तो बाद में झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद जो उसका मुकदमा चलता है, तो उसमें उसका मुकदमा छूट जाता है कि वकील साहब उसे बताते हैं भाई तुम उसे मतलब कुछ गुरु बता देते हैं, उस आधार पर मुकदमा छूट जाता है। छोड़ने के बाद फिर उनकी पार्टी होती है। पार्टी में फिर वो खूब दावत पानी करता है, खूब खर्चा भी करता है, लेकिन बदल नहीं पाता हो। तो उसमें बाद में जो है एक जब वो नहीं मानता है प्रताप सिंह, तो एक छोटू मोटू होता है। छोटू मोटू वो पुराना बदमाश रहा होता है। उसका ये होता है कि वो बदमाशी से कर उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया होता है। उसकी जमीन बिक गई होती है, उसे मुकदमे चलते हैं। एक मुकदमा क्या, 2 मुकदमा क्या, 10 मुकदमे के, तो उसका कुछ जमीन बिक गई होती है, परिवार सब खत्म हो गया होता है, उसके बाद कुछ नहीं रहा होता है। तो वो जो है वकील साहब के यहाँ वकील साहब उसको रख लेते हैं। तो उसको उनके शरण स्थली में रहता है, तो उनके साथ वो रहता है। जब वो नहीं मानता प्रताप सिंह, तो वो उसको हड़ा देता है एक दिन। वो हड़काने वाली बात इसमें शॉर्ट करना पड़ेगा। प्रताप सिंह छोटू मोटू यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। प्रताप सिंह छोटू मोटू, तुम मुझे समझाने का प्रयास मत करो। अभी तो तुम्हें मुझे योजनाबद्ध होकर मोहन सिंह और जगतार सिंह पर वार करना है, ये वो कहता है प्रताप सिंह। छोटू मोटू, प्रताप सिंह तुम नहीं मानोगे। प्रताप सिंह कहता कदा भी नहीं, ज्यादा नहीं है। छोटू मोटू ने एक गहरी सांस ली। कुछ देर मौन रहने के बाद अपने स्थान से उठा और टिन का पुराना बक्सा खोला। उसमें से 20 वर्ष पुराना अखबार निकाला। भुगुटी तानते हुए बीच का पृष्ठ खोलकर प्रताप सिंह के सामने रखते हुए बोला, प्रताप सिंह इसे गौर से पढ़।
प्रताप सिंह पढ़ने लगा। लिखा था 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश, जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उस पर जो फोटो लगा था, नाम रामपाल लिखा था। प्रताप सिंह ने फोटो को गौर से देखा और फिर छोटू मोटू के चेहरे से मिलान किया तो उसे लगा कि वह उसी फोटो छोटू मोटू का तो नहीं है। छोटू मोटू ने पुनः पुनः बोला, प्रताप सिंह शक मत कर, यह रामपाल का फोटो है जो तेरे सामने खड़ा है। मुझे इसी मुकदमे में सजा हुई थी। प्रताप सिंह के बदन में भय की एक लहर सी कौंधने लगी। वह स्तब्ध रह गया। यह छोटू मोटू इतना बड़ा बदमाश है। आज छोटू मोटू की आवाज में मनोविनोद बिल्कुल नहीं था। वह थर्राती हुई आवाज जिसमें दृढ़ता थी, भय उत्पन्न करने की क्षमता थी। जिस आंखों में आज तक प्रताप सिंह को स्नेह दिखता था, आज उसमें ज्वाला निकल रही थी। छोटू मोटू पुनः गुर्राते बोला, प्रताप सिंह मेरी बात को ध्यान से सुन ले। जिस रास्ते पर तू चलने की कोशिश कर रहा है, आज जो अपराध की प्रवृत्ति तेरे मन में विकसित हो रही है, उस रास्ते का मैं 20 वर्ष पूर्व बदनाम बादशाह रह चुका हूँ। रामपाल जब शहर से निकल जाता था तो लोग देखकर ही भयभीत होने लगते थे। जिस किसी पूंजीपति से कह दूं कि इतने रुपए भेज देना, क्यों और कैसे कहने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। उस समय मुझे अपने हिकड़ी पर गर्व होता था। मैं समझता था कि ये लोग मुझसे डर रहे हैं। नहीं, वो मेरी भूल थी। वो लोग मैं अपनी इज्जत के कारण डर रहे थे, मुझे प्यार नहीं बद्दुआ दे रहे थे। मैं समझ रहा था कि मेरा कितना रौब तौब है। वो रौब नहीं, मेरे प्रति लोगों की घृणा थी, जिसका फल मैं आज तक भोग रहा हूँ। अपराध का तो मैंने दंड भोग लिया, लेकिन सामाजिक तिरस्कार आजीवन भोग रहा हूँ। मैं भी परिवार वाला था। अपने जीवन में सिर्फ एक ही कर्तव्य का पालन कर सका कि अपनी बेटी की शादी कर पाया। मैंने भी अपने गांव में एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हारी तरह हिकड़ी दिखाई थी, लेकिन मैं अपराधी जीवन को चला गया। मैं इस हिकड़ी में अपने सारे रिश्ते नाते, घर परिवार या सामाजिक जीवन, लोगों का प्यार मान सम्मान, सब दौलत, सब कुछ खो बैठा हूँ, खो दिया है। ठीक है, वो समझाने की बात। फिर उसमें लास्ट में जो है वो किसा समझाते हैं उसको, और लास्ट में उनसे कहते हैं, आचार्य चाणक्य ने कहा है, संसार विश्व वृक्षस्य 2 फले अमृतोपि सुभाषितम स्वादु संगति सजने जने। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसमें 2 फली अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगत। दुर्जनों की संगत के कारण तुम्हारे विचार मलिन हो गए हैं और स्वार्थ के कारण तुम्हारे परिवार के प्रति स्नेह नष्ट हो गया है। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे तो इस पर विचार कर लेना, मानना नहीं तुम्हारे विवेकाधीन है। प्रताप सिंह जाने के बाद जगतार सिंह को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, बाबूजी जगतार तुम्हारे नेत्रों में अभी प्यार और सम्मान है, इसे नष्ट मत होने देना। तुम्हारा और तुम्हारे चाचा का संबंध तो आजीवन रहेगा, परंतु राग द्वेष आगंतुक होते हैं, स्थायी नहीं है, उदय और अस्त होते रहते हैं। तुम्हारे सम्मान की तरलता में इस द्वेष को घोलने की क्षमता है। प्रताप सिंह के गिरते आचरण को द्वेष से नहीं बल्कि प्यार से स्थिर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आज तुम्हारे प्यार की जीत हुई है। बाबूजी, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने वकालत छोड़ दी, परंतु बिना नामे के आपने हमारे परिवार की वकालत की। जगतार सिंह ने आदत पूर्वक कहा, बाबूजी, मुझे नहीं पता कि मेरी बात से कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति के अंदर यदि अपराध की प्रवृत्ति विकसित हो रही हो तो उस प्रवृत्ति को पूर्ण विकसित होने से रोकना, उसके विवेक को जागृत करना, उसकी ऊर्जा की दिशा को मानवीय मूल्यों की ओर मोड़ना और उसे जीवन की मुख्य धारा में शामिल करना है, इसलिए वकालत है। मैं आज तुम्हें नया वकालतनामा देता हूँ। यह कहते हुए लिखा कागज जगतार को देते हैं, जो इस प्रकार है। बस छोटा ही है। अपराध बड़ा अधिक आगुन है, भटकाव लिए फिरता रहता। अवसाद भरे मन दूषित हूँ, सत्कार नहीं तब अंकुरता। शुभ मंगल सोच रहे सबकी, यह जीवन सीमित है सबका। वसुधा सुमनोहर है कितनी, अनुराग सुधा इस जीवन का। भ्रम में भटका जब मानस है, अवधान कभी तब पास नहीं। सुविचार घुला जब भी मन में, जगतार
विचार सुनो सद्भाव यही, सुख शांति नहीं प्रतिघात जहाँ, परिभाव रहे परिणाम वहाँ। यह चेतन सार्थक है तबही, उपकार भरे मन मोद जहाँ। अवलोकन हो अपने खुद का, फिर तो न कहीं भटकाव सहूं। कितने अब दूर चले घर से, अवधान यही खुद क्यों न कहूं। कुछ सोच जरा यह जीवन है, यस जब जोश रहा तब होश नहीं। अपराध बढ़े धिक ढेर वहीं, जब मानवता निज नेह नहीं। सत्कार भरा जब आग्रह हो, खुशियां नित अंबर में महके। परिवार रिश्ते सबकी महता, निजता खग आंगन में चहके। यह राग तभी यह द्वेष तभी, सब प्रवृत्ति निवृत्ति है मन की। जब भी सद्भाव भाव लगा बढ़ने, मन निर्मल अंतर ध्यानन की। जब स्नेह भरा यह सागर हो, कटुता पिघले तब द्वेष कहाँ। भटकावले तब क्यों फिरते, माँ के खुशबू परिवार तहाँ। तो चलो इनका तो पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न है, एक दो प्रश्न जोशी और आगे पूरा कर देता हूँ फिर। हाँ, अगला प्रश्न मैंने बना रखा है कि क्या आपको संज्ञान में है कि इस किताब को पढ़ने से किसी को फायदा हुआ है। अच्छा, इस किताब को, मेरी किताब जो है ना, मैंने एसपी साहब के को भिजवाई थी, तो उन्होंने महिला समाधान केंद्र को भिजवाई वहां पिथौरागढ़ में। और दूसरी किताब रुद्रपुर में जो महिला समाधान केंद्र है, वहां के इंस्पेक्टर एक बार मेरे पास आए थे, मैंने किताब देने में कहा इस किताब को उनको पढ़ाना आप। अब उसे कितना फायदा नुकसान हमें रिपोर्ट पे नहीं है, लेकिन एक मैंने किताब और पढ़ाई है। एक पुलिस वाले थे, नाम लेना उचित नहीं रहेगा उनका, उनकी घरवाली ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। अब बोले आप इसके साथ राय बताओ हमको यार क्या हो सकता है। अब मेरे परिचित हैं, परिचित रहते हैं काफी लोग। मैंने कहा एक काम करो तुम, इसमें इस किताब को एक तू पढ़ना है, घरवाले को भिजवा किताब को। मैंने साहब ने ऐसा कहा किताब को पढ़ने के लिए कहना है। साहब उन्हें किताब पढ़ी तो 2 महीने राजीनामा हो गया उनका। फिर बोला आगे यार हमारा राजीनामा हो गया। मैंने कहा दोनों आप तो फटा पड़ा दोनों, तो राजीनामा लिखो। राजीनामा लिखा उन्होंने। इसके बाद जो है परसों कर रहा मेरा बच्चा भी हो गया, लड़का भी हो गया, ऐसा हो। मैंने ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। मतलब ये मेरे संज्ञान है इसका है। तो ये तो है ना ये। और दूसरा इसमें अच्छा इसकी है, इस किताब में क्या कोई उपलब्धि है और क्या किताब में कोई इसका प्रभाव है। इसकी उपलब्धि है कि ये मैंने तो इस उद्देश्य से नहीं लिखी थी कि इनाम मिले या जो भी हो, मेरा था कि मैं लोगों को इसको अपने भाव को दे दूं। तो इसका फायदा हुआ कि उत्तराखंड साहित्य गौरव 2022 में इसका चयनित होगी किताब हो, तो हमारे सौभाग्य की बात है। इसमें जोशी जी भी आए थे वहां, तो अच्छी बात है। और दूसरा इसमें एक इससे बड़ा जो इसका पुरस्कार मुझे मिला, एक दो पुरस्कार और मिले मुझे इसको। रामदत्त पालीवाल जिला जज, रिटायर्ड जिला जज हैं, उन्होंने मेरी किताब उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकादमी भवाली के निदेशक आदरणीय हरीश कुमार गोयल साहब को माह नवंबर में भेंट करी और मुझे बताया तेरी किताब में वहां देके आया। और उनसे मैंने कहा कि जजों को पढ़ाना इस किताब को। और एक उपलब्धि और है, भूपेंद्र सिंह भंडारी जी हैं और रिटायर्ड सीओ साहब हैं। बोला वो मेरी किताब ऐसे लगा कि अरे जी मुझे किताब दे दो अपनी, मेरा जान पहचान नहीं लोगों में। बोला वो मुख्यमंत्री साहब को बैठ करके आया किताब को। बोला तुम्हारी किताब में वो इतनी अच्छी किताब, पहले उन्हें पढ़ने के लिए दी, फिर बाद में बोला मुख्यमंत्री साहब को बैठ करके आया हूँ किताब। यह मेरे साहब को। दूसरा अब इसका लास्ट से प्रश्न है, किताब कहाँ उपलब्ध हो सकती है। ये अमेजोन पर होता है, फ्लिपकार्ट होता है, कहीं पर भी आप निकालो, कविता की कहानी लेखक प्रकाशन तिवारी, कहीं भी लोग, काफी लोग खरीद रहे हैं। मुझे फिर बता रहे हैं यार किताब ने खरीदी, अच्छी लगी करके। काफी लोगों ने मुझे मतलब फोन भी किया। कुछ लोग घर में आते, मैं दे भी देता हूँ। ऐसा 150 किताब बांट दी अभी ये लोगों को मंगा के। ऐसी जरा कीमत 225 कीमत रखी मैंने, कीमत है इसकी। और कुछ किताबों को बता रहा कि तुम्हारी किताब काफी बिकने कर, प्रकाशक का बात हुई थी एक दिन, कहता किताब बिक्री करके ये इसमें ये मुख्यमंत्री वाला, ये इसमें इनका मुख्यमंत्री आयुष्मान, उनकी फोटो भी लगा इसमें, ये पीछे वाले में ना, इस वाले में ये दूसरा एडिशन आपका पर दूसरा एडिशन मेरे आगे से मुख्यमंत्री का भी लगाए, इनाम वाला लगा है ना, ये दूसरा एडिशन आ गया इसका भी। वो एक वो खत्म होगी, दोबारा छापी करना प्रकाशक इस किताब में मेरे। तो ये किताब ये है जो से अब ये मेरे ख्याल से ठीक ही हो रहा है, जो भी है लोग पढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है, इससे संतुष्टि होती है। धन्यवाद आपके कार्य के लिए। समय बहुत दे दिया मैंने, और फिर भी समय लग ही जाता है, वो हो ही जाता है। बहुत नमस्कार। बहुत बहुत बधाई है सुंदर सृजन के लिए। और यह एक नया तरीका है, लोग कहानी अलग लिखते हैं, कविता अलग लिखते हैं,
और ये आपका तरीका था कि आपने तो कहानी की कविता की कहानी लिख दी। ये तो किसी कहानी पर आधारित पूरी कविता को दिया है, और इसमें बोधात्मक तो है ही, प्रेरणास्पद भी है, और उसके साथ में हमारे नीति दर्शन है, और जो मनोभाव हैं व्यक्तियों के आपस में, जो मानवीय मूल्य स्थापित करने का एक उद्देश्य रहा है आपका, तो ये अद्भुत सृजन है। इसीलिए समाज में अच्छी चीज़ों का हमेशा स्वागत होता है, और ये लेखक के लिए भी एक बड़ी अच्छी अनुभूति होती है जब समाज उसको ग्रहण कर रहा होता है, उसका फ़ायदा ले रहा होता है। अभी तो कुछ ही उदाहरण आपके समक्ष हैं, आने वाले समय में जितने लोग इस तक पहुँचेंगे, इस किताब का अध्ययन करेंगे, आत्मसात करेंगे, तो उनके अंदर निश्चित रूप से मानवीय मूल्य स्थापित होंगे। आपकी लेखनी को नमन करते हैं, और आपका जो सृजन है इस तरह से जारी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आपको बधाई है, और धन्यवाद भी है कि आपने अपना अमूल्य समय इस पटल को प्रदान किया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी पूना से जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी जुड़े हैं, जालंधर से ललित तिवारी जी जुड़े हैं, और अल्मोड़ा से डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी हैं, हल्द्वानी से हमारे डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हैं। सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम को आपने भी सुना, और कैसा लगा इस पर संक्षिप्त टिप्पणी देंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो अभिनंदन है सबका, एक एक करके जो आपने सुना, जो लगा आपको, तो वो अपने शब्दों में जरूर कहेंगे। मैं सबसे पहले बी एस कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद क्रमशः सभी लोग अपनी बात रखेंगे। स्वागत है। पटेल पर सबको नमस्कार, और प्रकाश चंद तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो रामराज जी की याद आ गई। रामचरित्र मानस में जो है, न्याय एक ऐसा आदर्श है जहाँ सत्य, घर के बुजुर्गियत का प्रयोग जो है न्याय और नीति की स्थापना के लिए किया जाता है, न कि निजी स्वार्थ के लिए। दूसरा, त्वरित न्याय, उसी शाम उसको दंड दे के, खीर न दे के और चुपड़ी रोटी न दे के उसको जो एहसास कराया। रामचरित मानस के अनुसार न्याय में देरी अन्याय के समान है, न्याय में भी देरी होना अन्याय है, जो आजकल हो रहा है। तो ये तुरंत न्याय देना भी, पनिशमेंट दे के सुधारना, ये बहुत ही, इसलिए त्वरित न्याय पर जोर दिया गया है। और निष्पक्षता, भगवान राम राजा के रूप में निष्पक्ष निर्णय लेते थे, चाहे वो माताओं का मामला हो या प्रजा का। उनका न्याय स्नेह और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा होता था। तो वही आज दिख रहा है इस आपके किताब के माध्यम से, जो बहुत ही, आपने भले ही इसमें गांव का चित्रण आपने अपने हिसाब से किया हो, अपने इलाके का, तो उस समय राम राज्य ही था। यह हाल ही पिछले 20 वर्षों में ज्यादा बिगड़ गया है। पहले हम कांटा जाते थे। एक मिनट सर, ना एक मिनट समस्या करना चाहूँ, वरना लोक अदालत का जो कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया है, जो आज के दौर में लोक अदालत लगती है ना, उसको मैंने परिवार न्यायालय के रूप में स्थापित किया है। लोक अदालत में ऐसी होती है जैसे ये परिवार न्यायालय होती है, इसका कंसेप्ट ये है। तो ये बहुत ही सुंदर आपने लिखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये पुस्तक सब तक पहुंचे, सभी लोग पढ़ें। और हृदय परिवर्तन कैसे हो गया इस पुस्तक से, जो आप महिला और पुरुष का आपने उदाहरण दिया, वो भी बड़ा अच्छा। लोगों के झगड़े और तलाक होने की नौबत आ गई थी, वो भी बदल गए प्रेम भाव में। तो हृदय परिवर्तन करने वाली पुस्तक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी। और ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और आपने इस कार्यक्रम में कविता की कहानी पुस्तक के दूसरे भाग को सुना, तो अन्य लोग भी क्या कुछ अपनी अभिव्यक्ति देंगे, तो उनका अभिनंदन, स्वागत सभी का। प्रणाम सभी को, पटल में उपस्थित सभी अतिथियों को प्रणाम, कृतिकार्यों को प्रणाम है। बहुत सुंदर, तिवारी जी की पूरी लगभग 5 के 5 कहानियां हमने सुन ली इसकी, बिल्कुल पहले दिन। और कल मैं नहीं जुड़ पाया था, कल हुआ नहीं, कल शायद कुछ किसी के शोक सभा मनाया था, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, कल मैं जुड़ नहीं पाया था। आज मुझे पूरा सुनने का मौका मिल गया। बहुत सुंदर कहानियां आपने रचित हैं और प्रेरणाप्रद हैं, और समाज को दिशा देने वाली कहानियां हैं। बहुत अच्छी रचनाएं हैं, और वास्तव में आपके
जो पुरस्कार आपको मिला है वो पुरस्कार के लायक आपने लिखा है, और इसकी प्रेरणा आपको अपने कार्य क्षेत्र से ही मिली है। सबसे बड़ी बात यह है, कार्य क्षेत्र से आपने प्रेरणा लेकर के उन्हीं को पात्र बना करके आपने जो रची है कहानियां, बहुत सुंदर रची हैं और समाज को दिशा देने वाली हैं। धन्यवाद, आपको साधुवाद है इतने सुंदर कहानियां सुनाने के लिए। और ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा चल रहा है जोई जी, क्योंकि बीच बीच में ऐसे कार्यक्रम अगर 7 दिन न हो आने वाले समय में 3-3 दिन का छोटे छोटे कार्यक्रम भी रखे, फिर एक हफ्ता चलाओ, फिर 3 दिन ये, तो बीच बीच में मेरा ये है मानना, तो ये अच्छा कार्यक्रम रहेगा। बहुत ज्यादा अगर हमको नहीं मिल पाते हैं तो एक एक भी मिल जाए हफ्ते में तो बहुत अच्छा लग रहा है भी। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा आपने शुरू में बताया था और उसमें फिर स्पष्ट हो गया कविता की कहानी जो आपने जैसे उसको किया था, और ये अभिनव प्रयोग है। जैसे मोहनदा ने कहा कि लोग कविता अलग लिखते, कहानी अलग लिखते, आपने उसी को उसमें प्रासंगिकता के अनुसार समावेश करने का पूरा प्रयास किया है, और वो कहानी के साथ वो कविता बिल्कुल प्रासंगिक प्रतीत होती है। और उससे उसके जो उसका उसको आगे बढ़ाने का की प्रक्रिया है उसको बल मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं पर उसका अवरोध कर या रुकावट पैदा करी, उसको बढ़ाने में करता। और ये जो आपने स्वतः प्रेरित, ये अनुभूत सत्य जो है वो सबसे बड़ा सत्य होता है। अनुभूत सत्य जो है, क्योंकि सत्य के कई प्रकार कहे गए ना, दूसरे का सत्य कुछ और हो सकता है, हमारा अन्य हो सकता है, लेकिन अनुभूत सत्य है वो तो वास्तव में वो है। और आपने उसको इस रूप में इतने लंबे समय तक आपने वह न्यायालय में सेवा देने के बाद उस सत्य को जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए। जैसे तुलसीदास ने वो वाल्मीकि कृत रामायण को जो है उसको एक सामान्य भाषा में, एक जन साधारण की भाषा में लाने का प्रयास किया। वैसे ही आपने उस न्यायालय की जो परिपाटी है और न्यायालय में क्या होना चाहिए उसको आपने बड़े संयत शब्दों में और बड़े कहानी के माध्यम से इतना बढ़िया इसका प्रयोग किया, आपने उसको लाने का प्रयास किया है और वह सफल भी हुआ है। ऐसा जैसे आपने कुछ उदाहरण बताए हैं, तो ये आपकी उपलब्धि है। वास्तव में ये एक अभीष्ट जो था आपके लेखन का, जो उद्देश्य था, उसको को चरितार्थ किया आपने। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आगे और भी आप सृजन करते रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी और डॉक्टर निरंकर कुमार पंत जी, बहुत आभार जैसे आपका। और चलिए इस क्रम में ये कविताओं का, कहानियों का, उपन्यासों का और हमारे खंड काव्य, महाकाव्य भी प्रकाश में जरूर आएंगे इसी क्रम में अगले कड़ियों में। तो आज का यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा और आप सबका आशीर्वाद मिला। और आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके 2 भागों में पूरे पुस्तक के एक समीक्षा पर टिप्पणी जो अद्भुत थी, क्योंकि दूसरा जो पाठक समीक्षा करेगा वो अपने दृष्टिकोण से करता है, लेकिन जिसने वो किताब को लिखा है, रचा है, और उसके एक एक शब्द उनके द्वारा रचे रहते हैं, भाव रचित होता है, तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो प्रकाश, जो उसका प्रकाशक है, जो उसको प्रकाश में लाने वाला है या लेखक है, वही उसको व्याख्या सही सही कर सकता है। तो इसलिए भी यह जो कार्यक्रम है बहुत सफल रहा कि एक यह कार्यक्रम जो पुस्तक समीक्षा का था, तो उससे यह पुस्तक हमारे ठीक ठीक समझ में आई और उससे रुचि पैदा होती है कि इस पुस्तक को क्यों न पढ़ा जाए और इसको बार बार क्यों न पढ़ा जाए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसमें शोध की ज़रूरत है, इसमें विवेचना की ज़रूरत है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो भविष्य में ज़रूर होगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में जो उसके प्रशंसक हैं और जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो उसको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, उन सब के लिए उपयोगी होगी। और न्यायिक क्षेत्र में जहाँ आपका एक पूरा जीवन का एक बहुत दीर्घ कालखंड रहा है, तो उसकी अलग अलग अनुभूतियाँ आपके अंदर रही हैं और सामाजिक परिवर्तन की जो एक दृष्टि आपके अंतर्गत है वो आपकी कलम में उतरी है।
और ये निरंतर जारी रहे सृजन। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको इस सुंदर सृजन की बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ सभी जुड़े हुए लोगों का, आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, ललित तिवारी जी, डॉक्टर बी एस कालापुटी जी, डॉक्टर निर्मल कुमार पंजी का बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद, सबको प्रणाम, जय हिंद।